देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समाकलित वेग समीकरण के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त की। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो चलिए आज हम लोग इन प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये वो अभिक्रियाएं होती है जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई अभिक्रिया है, निम्न अभिक्रिया से ये कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक बदल रहा है किसमें? उत्पाद में। R यानी रिएक्टेंट, P यानी प्रोडक्ट, यानी अभिकारक बदल रहा है उत्पाद में। अब देखिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, इधर समझिए। मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती होगा किसके? अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी प्रथम घात के। ठीक है, यानी अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा। मैं वेग को ऐसे भी लिख सकती हूँ -dr अपॉन dt, और ये सीधा सीधा समानुपाती है r और इस पे पावर है 1। ठीक है, जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे ही ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? k, एक स्थिरांक आ जाएगा। देखिए, तो हम लिख सकते हैं -dr अपॉन dt बराबर k r 1 लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। और अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो r की पावर जो 1 है इसे मैं r लिख सकती हूँ। देखिए बच्चों, अगर किसी की पावर 1 होती है तो उसे हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए ये क्या हो जाएगा? -dr अपॉन dt बराबर k r हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे? ये जो समीकरण है आगे इसका क्या करेंगे? समाकलन करके हम लोग समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करेंगे। तो देखिए समझिए, इधर लीजिए भाई, वेग किसके समानुपाती है? r की पावर 1 के समानुपाती है। वेग को मैं क्या लिख सकती हूँ? -dr अपॉन dt। भैया अभी समझाया ना, वेग की जगह मैं लिख सकती हूँ -dr अपॉन dt। तो लीजिए -dr अपॉन dt, और ये समानुपाती किसके है? r की पावर 1 के समानुपाती है। अब देखिए, जैसे ही समानुपाती का साइन हटा, देखिए बच्चे, जैसे ही समानुपाती का साइन हटा यहाँ पे आ गया k। क्या आ गया? k। और जो r की पावर 1 थी उसे मैं r लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे आ गया r। तो क्या हो गया? dr, इधर देखिए क्या हो गया? dr अपॉन dt। अब इस माइनस के साइन को उधर लिख दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा? बराबर -kr। वापस समझिए बच्चों, यहाँ पे जो माइनस का साइन यहाँ है इसे हम इधर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा dr अपॉन dt बराबर -kr हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, r को तो ले आएंगे यहाँ नीचे, dr के नीचे, और dt को ले जाएंगे उधर। तो क्या हो जाएगा? dr अपॉन r बराबर -k dt हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी समीकरण है, ये वाली जो समीकरण है, इसका हम दोनों तरफ क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। देखिए बच्चों, जो ये है dr अपॉन r बराबर -k dt, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इसका समाकलन करेंगे। देखिए समाकलन करने पे क्या आया? ln r बराबर -k t प्लस i। देखिए बच्चों, जब इसका समाकलन किया तो ये निकल के आया ln r बराबर -k t प्लस i। यहाँ पे i क्या है? i यहाँ पे समाकलन स्थिरांक है। देखिए बच्चों, i क्या है? समाकलन स्थिरांक है। अब देखिए, यदि t बराबर 0 हो, देखिए बच्चों t यानी समय 0 हो तो r बराबर क्या होगा? r0 होगा। अब देखिए इधर भाई, r0 क्या है? यहाँ पे r0 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। क्या है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारी समीकरण नंबर 1 है इसमें हम t की जगह रख देते हैं 0 और r की जगह रख देते हैं r0। तो देखिए क्या समीकरण प्राप्त होगी? हमें ये वाली समीकरण प्राप्त होगी ln r0। देखिए हमने r0 किसकी जगह रखा है? r की जगह, इस r की जगह r0, और ये r बराबर r0 कब होगा? जब t बराबर 0 होगा। तो t की जगह भी हम 0 रखेंगे। तो देखिए बच्चों, ln r0 बराबर -k गुणा 0।
ये 0 किसकी जगह रखा हमने, t की जगह, प्लस i, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारा हो गया ln r0 बराबर i। लीजिए ये हमारे समाकलन स्थिरांक का मान निकल गया कि जो i है वो किसके बराबर है, ln r0 के बराबर है। तो आई बात समझ में। अब देखिए जो ये i का मान निकल के आया है, इस i के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण 1 क्या है, ये है हमारी समीकरण 1, ln r बराबर माइनस के टी प्लस आई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे समाकलन स्थिरांक का मान निकल के आया है वो पुट कर देंगे। तो देखिए बच्चों, लीजिए भाई हमने ये पुट कर दिया i का मान, तो क्या हो गया समीकरण हमारी समीकरण क्या हुई, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r0 हो गई। अब देखिए ये जो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ln r अपॉन r0 बराबर माइनस के टी लिख सकते हैं। देखिए समझो बेटा, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ln r, क्लियर है। अब इस ln r0 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ln r0 बराबर माइनस के टी, ठीक है। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ln r अपॉन r0 बराबर माइनस के टी। आई बात समझ में। तो देखिए हमने इस तरीके से लिखा है, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको फिर ऐसे लिख देंगे, यानी इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln r अपॉन r0। देखिए ln r अपॉन r0 बराबर माइनस के टी, तो यही तो समीकरण है कि ln r अपॉन r0 बराबर माइनस के टी। क्लियर है। अब देखिए हमें ये माइनस का साइन हटाना है, तो r0 तो आ जाएगा ऊपर, r आ जाएगा नीचे, यानी इस समीकरण को अब हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इस तरीके से लिखी जा सकती है समीकरण, ln r0 अपॉन r बराबर के टी। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आई आपको। अब आगे देखिए बच्चों, अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें k का मान ज्ञात करना है, k ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, t इधर नीचे आ जाएगा, इधर 1 अपॉन टी के रूप में आ जाएगा। तो देखिए अब हमारी समीकरण क्या हो गई, k बराबर 1 अपॉन टी ln r0 अपॉन r हो गई हमारी समीकरण। अब देखिए जब हम इस समीकरण को log बेस 10 के फॉर्म में बदलेंगे, तो आप लोगों को पता है हम गुणा कर देते हैं 2.303 से, ठीक है। तो ये जो ln है, जो log बेस e है, इसको हम log बेस 10 के रूप में बदलेंगे अगर इसे, तो देखिए क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन टी log r0 अपॉन r। क्लियर है। तो देखिए हमारी ये समीकरण प्राप्त हो गई। ये हमारी क्या है, ये हमारी जो प्रथम कोटि की हम लोगों ने जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं उसकी समाकलित वेग समीकरण है। तो देखिए बच्चों क्या है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। आगे देखिए, अगर हम इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log r0 अपॉन r बराबर के टी अपॉन 2.303 लिख सकते हैं ना। इसे समीकरण नंबर 5 नाम दे दिया मैंने। वापस देखिए बच्चों, इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, log r0 अपॉन r को तो यही रहने दो, और 2.303 अपॉन टी जब उधर आ जाएगा तो टी तो आ जाएगा ऊपर, है ना, के टी हो जाएगा, और 2.303 आ जाएगा नीचे। तो हमारी समीकरण ने ये रूप ले ली। देखो log r0 अपॉन r बराबर के टी अपॉन 2.303। क्लियर है। अब देखो यदि log r0 अपॉन r, देखिए बच्चों, यदि log r0 अपॉन r एवं t, इधर देखिए एवं t, यानी हम किस किस के बीच में ग्राफ खींचेंगे, log r0 अपॉन r और ये जो t है, देखिए यदि log r0 अपॉन r एवं t के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, ग्राफ खींचेंगे तो सीधी रेखा प्राप्त होती है, और जिसका ढाल क्या होता है, जिसका ढाल होता है k अपॉन 2.303। ठीक है, देखिए यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, हम log r0 अपॉन r और t के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं, सीधी रेखा में ग्राफ आएगा और उसका ढाल होगा k अपॉन 2.303। तो देखिए इधर ढाल क्या निकल के आया, k अपॉन 2.303। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब देखिए
इस तरीके से ग्राफ आएगा। एक्स एक्सिस पे तो हमने क्या ले लिया, समय को, और इधर वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या ले लिया, log R0/R को। लीजिए भाई, ये सीधी रेखा हमें प्राप्त हो गई, इस तरीके से ग्राफ प्राप्त हो गया। और ढाल देखिए, ढाल बराबर K/2.303। क्लियर है? यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से ग्राफ आया और इसका ढाल क्या है। आगे देखिए, अब समीकरण 3 से देखिए बच्चों, समीकरण 3 क्या है हमारी समीकरण 3 ये है, ln r बराबर -kt प्लस ln r0। ये जो समीकरण 3 है, इससे अब देखिए, इससे क्या है, समीकरण 3 से यदि समय t1 हो तो देखिए बच्चों, यदि समय यानी t बराबर t1 हो, समय को हम t से दिखाते हैं ना, यदि t बराबर t1 हो तो देखिए अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ln r1 बराबर -kt1 प्लस ln r0। अब देखिए बच्चों, जब t बराबर t1 होगा तो ln r जो है उसको भी हम क्या लिखेंगे, ln r1 लिखेंगे ना भाई। जब t बराबर t1 होगा तो ln r को हम ln r1 लिखेंगे। तो हमारी ये वाली समीकरण हो गई। देखो अब ln r1 बराबर -kt1 प्लस ln r0। और जब समय t2 होगा, यानी जब t बराबर t2 होगा तो हम ln r को क्या लिखेंगे, ln r2। क्लियर है? ln r2 बराबर -kt2 प्लस ln r0। क्लियर है? ये दोनों समीकरण आपको समझ में आई होगी। भाई एक बार तो हम बात कर रहे हैं जब t बराबर t1 है, तो t बराबर t1 है तो r को हम लिख देंगे r1। एक हम बात कर रहे हैं जब t बराबर t2 है, तो उस परिस्थिति में हम r को लिख देंगे r2। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आई। अब देखो, यहाँ R1 तथा R2 क्या है, क्रमशः समय T1 तथा T2 पर अभिकारक की सांद्रताएं हैं। तो देखिए बच्चों, जब समय T1 है तो अभिकारक की सांद्रता क्या है, R1। जब समय T2 है तो अभिकारक की सांद्रता क्या है, R2 है। क्लियर है? अब देखिए, अब समीकरण 6 में से 7 को घटाने पर, देखिए पीछे ये समीकरण 6 है, इसमें से समीकरण 7 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए क्या इक्वेशन आएगी, ln r1 माइनस ln r2 बराबर -kt1 माइनस, और ये ब्रैकेट में -kt2। क्लियर है? भाई हम घटा रहे हैं। इधर देखिए, समीकरण 6 में से समीकरण 7 को हम लोग माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो इस तरीके से हम समीकरण होगी, इस तरीके से हम घटाएंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ln r1 अपॉन r2 बराबर के। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -kt1 प्लस kt2। ये हो जाएगा ना, ये चीज इस तरीके से हो जाएगी। तो लीजिए भाई, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k को कॉमन ले लेंगे, k को कॉमन ले लिया बाहर, और ब्रैकेट में हो जाएगा t2 माइनस t1। क्लियर है? यानी इस समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब हमें k ज्ञात करना है, ये k ज्ञात करना है तो ये t2 माइनस t1 इधर आ जाएगा 1 अपॉन t2 माइनस t1 के रूप में। तो देखिए अब हमारी समीकरण क्या हो गई, ये समीकरण इसमें बदल गई। देखिए k बराबर 1 अपॉन t2 माइनस t1 ln r1 अपॉन r2। ठीक है? तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। और ये इक्वेशन हमारी कब बात कर रहे हैं हम, जब समय t बराबर t1 हो एक बार तो, और एक बार t बराबर t2 हो। तो जब t बराबर t1 होगा तो अभिकारक की सांद्रता r1 होगी, और जब t बराबर t2 होगा तो अभिकारक की सांद्रता r2 होगी। क्लियर है? अब देखिए, इस समीकरण को अंतराल सूत्र भी कहते हैं। देखिए बच्चों, जो ये समीकरण है, जो हमारी 8 नंबर की समीकरण ये निकल के आई है, इसे अंतराल सूत्र भी कहते हैं। आई समझ में? आगे देखिए, अब देखिए समीकरण 3 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, वापस समीकरण 3 की बात कर रहे हैं। अब देखिए समीकरण 3 क्या है, वापस नजर डाल लीजिए। समीकरण 3 है ln r बराबर -kt प्लस ln r0। ठीक है? अब देखिए इसी समीकरण 3 की बात कर रहे हैं दोबारा, कि समीकरण 3 को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे? ln r अपॉन r0 बराबर -kt लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए, दोनों तरफ प्रति लघु गुणक लेने पर,
अगर हम दोनों तरफ प्रति लघु गुणक लेते हैं तो क्या हो जाएगा, r बराबर r0 e और e की पावर में हो जाएगा माइनस के टी। ध्यान दीजिए बच्चों, r बराबर r0 e और e की जो घात लग जाएगी वो लग जाएगी माइनस के टी। ये समीकरण हमारी निकल के आएगी, ठीक है। और इस समीकरण को विल्हेमी समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इस समीकरण को विल्हेमी समीकरण कहा जाता है। आगे देखिए, अब समीकरण 3 से देखिए बच्चों, वापस समीकरण 3 की बात कर रहे हैं। अब देखिए समीकरण जो 3 है हमारी, जो भी हमने देखी थी समीकरण 3, यह समीकरण y बराबर mx प्लस सी के क्या है, समतुल्य है। अरे बच्चों, जो समीकरण 3 है हमारी वो y बराबर mx प्लस सी के समतुल्य समीकरण है, ठीक है। यदि हम ln r एवं t के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ढाल बराबर माइनस के वाली सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका अंतःखंड होता है ln r0। देखिए बच्चों, समीकरण 3 हमारी क्या है, समीकरण 3 है हमारी ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r0, ठीक है। ये हमारी समीकरण 3 है। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर समीकरण 3 पे। देखिए समीकरण 3 क्या है हमारी, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r0। अब हम इससे बात कर रहे हैं समीकरण 3 से, तो देखिए ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r0, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो समीकरण नंबर 3 है ये y बराबर mx प्लस सी के समतुल्य है, ठीक है। यदि हम ln r एवं t के मध्य, इस ln r और t के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ढाल बराबर माइनस के, ठीक है, यानी ढाल बराबर माइनस के वाली सरल रेखा प्राप्त होती है और जिसका अंतःखंड क्या है, ln r0। ये जो ln r0 है वो इसका क्या होता है, अंतःखंड होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग x एक्सिस पे तो ले रहे हैं समय को और y एक्सिस पे ले रहे हैं हम ln r को। खींचा हमने ग्राफ, इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा। आया, इसका जो ढाल है हम बोल सकते हैं ढाल बराबर माइनस के, या ये बोल सकते हैं के बराबर माइनस ढाल। अरे भाई इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो ढाल है वो किसके बराबर है, माइनस के है। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि के बराबर माइनस ढाल है, ठीक है, ऋणात्मक में ढाल है। और जो इसका अंतःखंड है वो ln r0 के बराबर है। क्लियर है। आगे देखिए, अब उदाहरण देख लेते हैं हम कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण क्या क्या है। देखिए पहले एथीन का हाइड्रोजनीकरण। देखिए बच्चों, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है जब एथीन का C2H4 का हाइड्रोजनीकरण करते हैं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो एथीन के हाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, जो एथीन में एक पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा और 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। यानी एथीन से एथेन का निर्माण हो रहा है। क्लियर है इस अभिक्रिया में। अब देखिए इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, वेग बराबर के C2H4, यानी वेग किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, वेग इस एथीन के ऊपर निर्भर कर रहा है। यानी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। आगे देखिए, रेडियो एक्टिव विघटन। देखिए बच्चों, प्राकृतिक तथा कृत्रिम नाभिकीय क्षय, नाभिकीय क्षय को हम रेडियो एक्टिव विघटन भी कह सकते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक तथा कृत्रिम नाभिकीय क्षय यानी रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पे Ra दिया हुआ है, Ra जिसका 88 इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है, तो 88 Ra226 ये कन्वर्ट हो रहा है 86 Rn222 में, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक हीलियम बाहर निकल गया। इधर देखिए यहाँ पे 2He4 क्या हो गया, बाहर निकल गया। देखिए बच्चों 2He4 बाहर निकल गया। क्लियर है। तो देखिए इसके लिए जो वेग होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, इस Ra के ऊपर। तो देखिए वेग बराबर KRa। क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। आगे देखो, अब हम बात करेंगे गैसीय अभिक्रियाओं के बारे में कि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए किस तरीके से प्रथम कोटि की जो गैसीय अभिक्रियाएं होती है उनके लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त की जाती है। देखिए बच्चों,
गैसीय अभिक्रियाओं का अध्ययन विभिन्न समय अंतरालों पर अभिकारकों एवं उत्पादों के आंशिक दाब ज्ञात करके किया जाता है। ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हमें गैसीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है तो वहां पे हम किसे काम लेते हैं? आंशिक दाब को। यानी समय अंतरालों पर हम क्या करते हैं? अभिकारक और उत्पाद के आंशिक दाब को ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्न अभिक्रिया पे विचार करते हैं। देखिए बच्चों, ये कोई अभिक्रिया है जिससे A कोई अभिकारक है और ये बदल रहा है B प्लस C में। ठीक है, और तीनों की जो अवस्था है वो क्या है? गैसीय अवस्था है। यानी A भी गैसीय अवस्था में, B भी गैसीय अवस्था में, C भी गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो हम इस अभिक्रिया पे विचार करते हैं और ये कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आगे देखो, माना कि A का प्रारंभिक दाब PI है। जो ये A है इसका प्रारंभिक दाब क्या है? PI है। और T समय पर कुल दाब क्या है? PT है। देखिए बच्चों, मान लीजिए A का प्रारंभिक दाब हमने PI मान लिया, P और नीचे बेस में है I। ठीक है, और T समय पर कुल दाब मान लिया P और बेस में क्या है? T। ठीक है, अब देखिए आगे, तो कुल दाब क्या होगा? कुल दाब बराबर होगा PA प्लस PB प्लस PC। देखिए बच्चों, कुल दाब बराबर होगा PA प्लस PB प्लस PC। अब भाई PA क्या है? PA यहाँ पे A का आंशिक दाब है, PB क्या है? B का आंशिक दाब है, और PC क्या है? C का आंशिक दाब है। आई बात समझ में? PA PB PC। ठीक है, A का आंशिक दाब, B का आंशिक दाब, C का आंशिक दाब। अब आगे देखो, यदि T समय पर A के दाब में X ATM की कमी आती है। देखिए बच्चों, हम T समय पर बात कर रहे हैं कि मान लीजिए T समय पर A के दाब में X ATM की कमी आती है, तो B एवं C प्रत्येक के 1 मोल बनने पर B एवं C के दाब में X ATM की क्या होगी? वृद्धि होगी। वापस समझिए, हम T समय पे बात कर रहे हैं, तो अगर T समय पे A के दाब में X ATM की कमी आती है, ATM का मतलब है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो X एटमॉस्फेयर की कमी आती है, तो B एवं C के प्रत्येक के 1 मोल बनने में X ATM की क्या होगी? वृद्धि। यानी इनके दाब में X की वृद्धि हो जाएगी, X एटमॉस्फेयर की वृद्धि हो जाएगी। तो आगे देखो, हम इसे ऐसे देखेंगे। देखिए बच्चों, A है, A से बन रहा है B प्लस C। अब हम T बराबर 0 पर आंशिक दाब की बात करें, और आंशिक दाब हम ले रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो देखिए इसका PI, भाई जब T बराबर 0 है, शुरुआत में जब T बराबर 0 है, 0 है, तो इसका तो आंशिक दाब PI और इन दोनों का 0 0। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं T समय पर। किस पर बात कर रहे हैं? T समय पर आंशिक दाब कितना है। तो हमने क्या देखा कि अगर T समय पर, देखिए इधर, कि T समय पर A के दाब में X की कमी आती है, X एटमॉस्फेयर की कमी आती है, तो B और C इनके 1 मोल बनने में इनके दाब में X ATM की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो देखिए, इसका मतलब है T समय पर इसका आंशिक दाब क्या हो जाएगा? PI माइनस X, और इन दोनों के हो जाएंगे X X। ठीक है, आगे देखो, यहाँ T बराबर 0 समय पर प्रारंभिक दाब PI है। देखिए ये PI प्रारंभिक दाब है, तो PT यानी T समय पर जो दाब है वो क्या हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे। तो देखिए PI माइनस X प्लस X प्लस X। ठीक है, क्या होगा? एक X से एक X कट जाएगा, और ये हो जाएगा, ये देखिए ये इधर हो जाएगा, इधर देखिए बच्चों, ये ऐसे हो जाएगा, PT बराबर ये हो जाएगा हमारा PI प्लस X हो जाएगा ना। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा? PT बराबर PI प्लस X। अरे अभी मैंने बताया तो है कि भाई ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? PT बराबर PI प्लस X हो जाएगी। लीजिए भाई, PT बराबर PI प्लस X हो गई, और X का मान क्या हो जाएगा? जब PI को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, PT माइनस PI। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, यहाँ PA जो PA है उसको हम कैसे इंडिकेट कर रहे हैं?
पी आई माइनस एक्स से, यानी यहाँ पी ए बराबर पी आई माइनस एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे जो ये x है इसका मान रखेंगे। तो देखिए इसमें x का मान रखने पर, और x का मान हमारा ये निकल के आया है कि x बराबर पी टी माइनस पी आई, तो ये हम यहाँ मान रख देंगे x की जगह। तो देखिए क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई हो गया। देखिए क्या होगा, पी ए बराबर ये और ये जुड़ जाएंगे, भाई ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा ना। अरे भाई जब ब्रैकेट खोलेंगे, इधर देखिए बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट खोला तो इधर प्लस आ गया, तो पी ए बराबर पी आई माइनस पी टी, ये प्लस आ गया, इधर प्लस पी आई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पी ए बराबर हो जाएगा 2 पी आई माइनस पी आई। ठीक है, लीजिए भाई हमारे पी ए का मान निकल के आ गया। अब देखिए हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखेंगे। जैसे अभिक्रिया के लिए समीकरण क्या होगी, K बराबर 2.303 अपॉन टी log पी आई अपॉन पी ए। वापस देखिए गैसीय अभिक्रिया के लिए देखिए क्या समीकरण हो जाएगी, K बराबर 2.303 अपॉन टी log पी आई अपॉन पी ए। ठीक है, अब यहाँ जो पी ए है, यहाँ पे पी ए की जगह हम ये मान रख देंगे। तो देखिए हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, K बराबर 2.303 अपॉन टी log पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। तो देखिए बच्चों ये समीकरण किसके लिए निकल के आई, गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यानी ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनमें क्या होती है, गैसीय प्रावस्था होती है, यानी गैसीय प्रावस्था में जो अभिक्रियाएं होती है इनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ही गैसीय अवस्था में होते हैं, तो उनके लिए ये समीकरण निकल के आ गई। अब उदाहरण देख लेते हैं। देखिए बच्चों उदाहरण क्या है, N2O5 जो गैसीय फॉर्म में है का विघटन एक गैसीय अभिक्रिया है। तो देखिए क्या अभिक्रिया होती है, ये 2N2O5 इससे बनता है 4NO2 प्लस O2। ठीक है, ये अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए बच्चों छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया का जो वेग होता है वो एक ही अभिकारक के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों क्या होती है छद्म कोटि की अभिक्रिया। देखिए कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें 2 अभिकर्मक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। देखिए बच्चों 2 अभिकर्मक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परंतु अभिक्रिया की कोटि केवल एक अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो देखिए बच्चों क्या है, जो अभिक्रिया की कोटि है वो एक ही अभिकर्मक की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है, तो छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, छद्म कोटि की अभिक्रिया। आगे देखिए उदाहरण देखिए, जैसे एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। देखिए बच्चों जब एथिल एसीटेट का अम्लीय अपघटन किया जाता है तो देखिए क्या होता है, लीजिए भाई हमने इसका अपघटन किया, अम्लीय अपघटन किया अम्ल की उपस्थिति में, एक तो बन गया CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल बन गया, और ये C2H5OH बन गया। ठीक है, अब देखिए इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है। देखिए बच्चों आणविकता क्या है, इसकी 2 है, परंतु अभिक्रिया की कोटि 1 है। देखिए अर्थात यह छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और देखिए बच्चों इसका वेग क्या होना चाहिए, इसका वेग क्या होना चाहिए, K CH3COO C2H5 और H2O। कहने का मतलब है जो इसका वेग है वो इन दोनों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए परंतु जल अपघटन के लिए जल बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है, जिसके कारण जल की सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब है बच्चों देखिए कि यहाँ जल की सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है और जल की सांद्रता में परिवर्तन से वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए क्या है, वेग क्या हो जाएगा, अब वेग जो है वो केवल एथिल एसीटेट के ऊपर ही निर्भर करेगा। कहने का मतलब है वेग अब एथिल एसीटेट की सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर के CH3COO C2H5, ये इसका क्या होगा, वेग होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जल की सांद्रता है उसको क्या मान ली जाती है, स्थिर मान ली जाती है। आई बात समझ में। दूसरा उदाहरण देखिए, इक्षु शर्करा यानी सुक्रोज का प्रतिलोमन। सुक्रोज का प्रतिलोमन भी छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। देखिए बच्चों ये सुक्रोज है,
इक्षु शर्करा। जब हम लोगों ने सुक्रोज का देखिए प्रतिलोमन किया, या ये कह सकते हैं कि सुक्रोज का जल अपघटन किया, तो देखिए क्या क्या बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। क्लियर है। अब देखिए जो अभिक्रिया का वेग है वो सीधा सीधा सुक्रोज के ऊपर निर्भर करेगा। तो देखिए अभिक्रिया का जो वेग है वो सुक्रोज की सांद्रता पे निर्भर कर रहा है, यानी वेग बराबर के C12H22O11, यानी ये भी क्या है, ये भी छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ी, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोगों ने समाकलित वेग समीकरण प्राप्त किया। साथ ही साथ हम लोगों ने छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। अब देखिए इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।